स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का आगे का क्लास पढ़ेंगे। ऑलरेडी 3 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग सरफेस टेंशन तक पिछले क्लास में पढ़े थे, है ना। तो सरफेस टेंशन के आगे हम लोग और आगे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर कहने का मतलब कि जो बाहर लिक्विड के अंदर और लिक्विड के बाहर, तो बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा नॉर्मल, लेकिन लिक्विड के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो पहला क्वेश्चन तो यही आपको एग्जाम में आएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है क्यों? क्योंकि जो सरफेस टेंशन का एक प्रॉपर्टी है, कोई भी ड्रॉप चाहे बबल, वो क्या करता है, अपने आप को कोशिश करता है कॉन्ट्रैक्ट करने का। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मैटर को क्या करेगा, क्लोज कर देगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है। इसी प्रेशर को बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। आपस में कॉन्ट्रैक्ट, सारा लिक्विड जो है एक जगह उसका पार्टिकल्स कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैक्ट होते होते जो है आपस को चिपका देगा। तो इसकी वजह से इंटरनल जो है प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। और बैलून में भी अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा, बाहर के कंपेरिजन में बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहेगा। तो P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। तो PI जो होगा वो P0 से ज़्यादा होगा। अभी क्वेश्चन आया था अभी, ठीक है ना। तो PI जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो एक्सेस प्रेशर जो होगा कितना हो जाएगा, PI माइनस P0। नेक्स्ट, तो जो एक्सेस प्रेशर जो होता है ड्रॉप में PI माइनस P0, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, जो एक्सेस प्रेशर जो काम कर रहा है ड्रॉप के अंदर, और जो एनर्जी जो सरफेस एनर्जी जो बढ़ रहा है ड्रॉप के वजह से, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सेस प्रेशर जो है कितना एरिया में काम कर रहा है, ये पतला सा जो हो, देखो ये जो पतला सा ये जो है ना चैम्बर, यही एरिया में काम करेगा ना एक्सेस प्रेशर। तो ये जो कितना होगा, प्रेशर इनटू फोर्स, अरे ये क्या बोलते हैं, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कैसे निकलेगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया। तो प्रेशर इनटू एरिया करेंगे तो फोर्स आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, 4πr²। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, R प्लस dr और माइनस R, छोटा सा है dr। एक्सेस प्रेशर तो खाली ये पोर्शन में लग रहा है ना जी, ये एरिया में, यही एरिया में एक्सेस आ रहा है, जो ड्रॉप जो उसका लेयर है। तो इंटू dr, ये सरफेस एनर्जी इंटू एरिया, यही होगा ये सरफेस एनर्जी का एरिया। नहीं, स्फीयर है ये 3D फिगर है। स्फीयर का शेप कैसा होता है, कोई भी ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है ना। तो स्फेरिकल का एरिया है ये स्फीयर। तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू dr, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन हो गया। और ऐसे भी हम पढ़े हैं सरफेस टेंशन इंटू एरिया। सरफेस टेंशन इंटू एरिया भी क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन बाई एरिया होता है ना। तो दोनों वर्क डन को हम बराबर कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों वर्क डन को हम बराबर करेंगे तो डेल्टा एरिया पहले पता कीजिए कि एक्सेस प्रेशर की वजह से dr² को हम स्मॉल कर दिए, तो जो चेंज इन एरिया होगा वो क्या होगा, 8πr इंटू dr, ठीक है। एक्चुअली 4πr प्लस dr का होल स्क्वायर होगा। तो एरिया क्या होता है, 4 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कहाँ है, इतना है, R प्लस dr, उसका होल स्क्वायर होगा। तो वो सॉल्व करोगे तो dr का स्क्वायर, मतलब जो छोटे छोटे टर्म है उसको नेगलेक्ट करेंगे तो सिंपली इतना आ जाएगा। दोनों को सॉल्व किए तो 2s/r। ये एक्चुअली एक्सेस प्रेशर जो होता है बबल में चाहे लिक्विड ड्रॉप में 2s/r होता है। ये आपको याद रखना है, ये डेरिवेशन से मतलब नहीं है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट, उसी तरह से सोप बबल अगर होगा तो सोप बबल भी सब कुछ सेम होगा, लेकिन सोप बबल में 2 लेयर होता है। ये वाला जो लेयर है इसमें 2 होगा, इनर सरफेस और आउटर सरफेस, ठीक है। तो सोप बबल में 2s/r के जगह पे हो जाएगा 4s/r। एस क्या है, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट, तो ये जो हम लोग फार्मूला लगाते हैं डेल्टा ए फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, तो 4πr प्लस dr का होल स्क्वायर माइनस 4πr², इसको सॉल्व करते हैं ना हम लोग। तो dr² छोटा टर्म है, उसका स्क्वायर और छोटा होगा, तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ 2 से गुना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 सरफेस आ रहा है, इनसाइड सरफेस और आउटसाइड सरफेस। सोप बबल में 2 से गुना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ 2 सरफेस है। तो इसलिए यहाँ 16πr dr हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 4s/r होगा। तो आप याद ही रखो, डेरिवेशन से मतलब नहीं है, आप याद रखो कि एक्सेस प्रेशर जो होता है 2s/r होता है लिक्विड ड्रॉपलेट में या फिर एयर ड्रॉपलेट में, लेकिन
जो सोप बबल है उसमें 4s/r होता है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट, अब ये देखो यहाँ दोनों सोप बबल कोलिशंस की, इस पर क्वेश्चन आया था ना अभी, जो हम बोले थे कि पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ये दोनों सोप बबल जो है कोलिशंस कराए, मर्ज कराए, तो जब मर्ज कराएंगे तो P0 + 4s/r माइनस P0 - 4s/r, एक्सेस प्रेशर यही था हमारा, डेल्टा P पढ़े ना अभी, तो डेल्टा P ये है और ये कौन है कौन? अंदर का प्रेशर क्या होता है? बाहर का प्रेशर प्लस एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला अभी पढ़े ना सोप बबल में, 4s/r1 और 4s/r2। तो नेट प्रेशर क्या होगा? RC, दो अलग अलग डाया का हम लोग ले रहे हैं, तो नेट प्रेशर क्या होगा? बाहरी वाला और अंदरी वाला दोनों का माइनस करेंगे, है ना। तो बाहरी वाला ये होगा, ये इंटरनल प्रेशर है, इंटरनल क्या होगा? P0 + ΔP, ये भी P0 + ΔP, ये फॉर्मूला लगा दिए। और ये 4s/RC हमारा अपना दोनों कोलिशंस का साथ कॉम्बाइंड फोर्स, दोनों को सॉल्व किए तो इतना आया। तो ये क्या हो रहा है? R2 - R1, ये ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, ये बताइए। दोनों का रेडियस का प्रोडक्ट और माइनस बाहरी रेडियस माइनस अंदरी रेडियस, ये नेट रेडियस आएगा। तो जब दो सोप बबल कोलिशंस मर्ज करेगा तो एक नया बिगर सोप बनेगा, बड़ा बनेगा। ऑप्शन में था बड़ा ऑप्शन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला उसका नेट रेडियस का, अगर डाटा पूछेगा तो इतना होगा, वो उसका रेडियस ऐसा होगा। नेक्स्ट, बैरोमीटर में हम लोग पढ़े थे कि जो मरकरी और एयर जो होता है वो मतलब जो पुश करेगा वो इक्वल होगा, ठीक है। इतना H राइज तक खाता है 76 सेंटीमीटर, और ये कन्वेक्स मेनिस्कस बनाता है। नेक्स्ट, ये दिखाए हुए है 76 सेंटीमीटर को इंच में भी याद बता रहा है, 29.92 इंच तक जाता है। ये एयर प्रेशर है, यहाँ पे एयर प्रेशर लग रहा है, अंदर में मरकरी है, दोनों का प्रेशर बराबर होता है, एयर प्रेशर और मरकरी का प्रेशर। तो मरकरी का प्रेशर इतना, मरकरी की वजह से ऊपर चढ़ जाएगा ये, है ना। इतना एरिया हमारा, 100 सेंटीमीटर का ट्यूब लिए थे हम, लेकिन 76 सेंटीमीटर तक ही चढ़ेगा, बाकी जो रह जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आ जाइए, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था? हम बताए थे कि जिस कंडीशन पे दो फेज साथ में एग्जिस्ट कर जाए, माने लिक्विड और गैस दोनों जिस टेम्परेचर पे है वही टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन 0 होता है, कल पढ़ चुके थे ये बात। क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन 0 होता है। अब आज का टॉपिक है हमारा विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या होता है जानिए। ऐसा प्रॉपर्टी, जैसे इसके एग्जांपल को समझना है तो एक आदमी को आप क्या कीजिए, आइस पे चलाइए और एक आदमी को नॉर्मल रोड पे चलाइए, किधर चलना टफ होगा? आइस पे। क्यों? क्योंकि उसका विस्कोसिटी बढ़ जाता है। विस्कोसिटी ऐसा है जो लेयर्स जो होता है, जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, मध, हनी और वाटर, दोनों को जग से गिराइए एक कंटेनर में, पहले कौन गिरेगा? वाटर गिरेगा, हनी बाद में गिरेगा, क्योंकि हनी के अंदर में विस्कोसिटी ज़्यादा है, लेयर ऑफ द लिक्विड। तो उसी तरह जो मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, जो डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो मोशन, रिलेटिव मोशन होता है, उसको अपोज कौन करेगा? विस्कोसिटी। इसका मतलब हनी का विस्कोसिटी ज़्यादा है। हाँ, तो ये लिक्विड और गैस दोनों में होता है, गैस में कम होता है, लिक्विड का विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है ना। गैस में कोहेसिव फोर्स कम होता है, सब दूर दूर रहता है ना। तो लिक्विड में विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, सॉलिड में विस्कोसिटी होता ही नहीं है, तो लिक्विड में ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो सॉलिड में विस्कोसिटी नहीं होता है, लिक्विड जो है विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घटेगा, लेकिन गैस का उल्टा है, गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। गैस का विस्कोसिटी जो है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, लेकिन लिक्विड का विस्कोसिटी जो है टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाता है। याद रखिएगा ये बात, खाली ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। ऐसा यूनिट जो होता है पास्कल सेकंड होगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अगर सीजीएस यूनिट लेंगे तो पॉइज होता है, इसका 1/10 होता है। क्या होता है? पॉइजी विलू, चाहे पॉइज, ये साइंटिस्ट का नाम है जो खोज किया था। तो सीजीएस यूनिट जो होगा 1/10 न्यूटन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे आप पढ़े ना, न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, मतलब एसआई और सीजीएस में रिलेशन पढ़े ना, उसी तरह से एसआई और सीजीएस में रिलेशन 1/10 का है, ठीक है ना। नेक्स्ट, यही एग्जांपल है, इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये पानी है, ये हनी है, देखिए
समझ में आ रहा? पानी जल्दी भर गया, हनी लेट से भरा, हनी जो है बहुत लेट से भरा, समझ रहे? नेक्स्ट, तो जो विस्कोसिटी का जो क्या होता है, फ्लो का जो रेजिस्टेंस होता है विस्कोसिटी होता है, सिंपल, क्योंकि लेयर्स ऑफ द लिक्विड। तो ये जो है ज़्यादा भर गया क्योंकि पानी था, ये कम भरा क्योंकि हनी था। तो विस्कोसिटी क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फ्लूइड टू द फ्लो। जो फ्लूइड ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस को फ्लो होने से, वही रेजिस्टेंस विस्कोसिटी है। जितना रेजिस्टेंस होगा उतना विस्कोसिटी होगा, है ना? तो विस्कोसिटी को डिफाइन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब एक है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है कि जो शियर स्ट्रेस है इसको टाउ से डिनोट करते हैं। कोई भी फ्लोइंग फ्लूइड है उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। ड्यू बाई डी वाई क्या है? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा शियर स्ट्रेस। इसको हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा कोई। तो इसको हटाए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है ना। जैसे हम फोर्स बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, m1 m2 बाई आर स्क्वायर पढ़े थे कि भाई फोर्स m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर स्क्वायर के इन्वर्सली होता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो जी आ गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसी तरह से यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो म्यू आएगा। तो टाउ बराबर म्यू डी यू बाई डी वाई। म्यू क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला खाली याद रखना है, उससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में नहीं आएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, विस्कोसिटी समझ गए पूरा? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन होगा पहले और ऑसिलेटरी मोशन होगा, दोनों मोशन है ये। तो पीरियोडिक मोशन को होता है ऐसा मोशन जो हर एक रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होगा, उसको हार्मोनिक मोशन बोलेंगे, चाहे पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? अगर कोई पार्टिकल जो है मोशन जो है रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल पे रिपीट कर रहा है अबाउट ए फिक्स पॉइंट, इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कब कहेंगे? जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेगा। जैसे गिटार बजा रहे हैं तो गिटार में वाइब्रेटरी होगा कि ऑसिलेटरी होगा? वाइब्रेटरी होगा। वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी में कुछ अंतर नहीं है, वाइब्रेशन भी एक प्रकार का ऑसिलेशन ही है। स्पेशल नाम उसको अलग से इसलिए दे दिए क्योंकि वहाँ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेगा तो वो वाइब्रेशन कहलाएगा, वो भी लेकिन एक ऑसिलेशन ही है। समझ में आ रहा बात? ऑसिलेशन किसको बोलेंगे? एक फिक्स पॉइंट के अबाउट जो है बार बार रिपीट हो रहा है तो वो ऑसिलेशन है। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी क्या होता है? मटेरियल का वैसा प्रॉपर्टी जिससे जो है कोई आप चेंज लाए उसमें बॉडी में तो अपोज करेगा, ठीक है ना? ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आप उसमें चेंज लाए तो उसको अपोज करेगा, फिर से ओरिजिनल शेप ले लेगा जैसे ही वो फोर्स को आप हटाइएगा तो ये इलास्टिसिटी है। जैसे मान लीजिए रबर को हम ज़बरदस्ती दबाए तो दबेगा, लेकिन जैसे ही हटाएंगे वो फिर ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। हम आटा गूंथते हैं ना, आटा गूंथते हैं, पानी डालते हैं, उसको फिर से दबाते हैं, फिर से पुश अपना शेप ले लेता है ना, रिगेन करता है ना। तो जो अपना औकात भर जो अगर पूरी रिगेन कर लिया तो बॉडी इलास्टिक है, ठीक है। डिफॉर्म फोर्स अगर हटाए तो भी रिगेन कर ले। तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है? कितना डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने तक जो मटेरियल जो है इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मतलब रीगेन कर ले रहा है, तो एबव बीच मटेरियल जो है इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज कर जाएगा। मतलब इलास्टिक लिमिट मतलब कितना फोर्स तक ये बर्दाश्त कर ले रहा है, उसके ज़्यादा लगाएंगे तो ये खराब हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा और रीगेन नहीं कर पाएगा। तो जितना तक बर्दाश्त कर रहा है वो इलास्टिक लिमिट है उसका। नेक्स्ट, स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे आप कोई डिफॉर्मिंग फोर्स बाहर से लगाए ना, तो ये अपने से जो फोर्स लगा के पर यूनिट एरिया किया बॉडी के अंदर ताकि डिफॉर्म फोर्स को एडजस्ट कर सके, वो जो खुद लगाया औकात भर रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होगा। तो प्रेशर और स्ट्रेस में यही अंतर है। प्रेशर क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स जो इंटरनल है, बॉडी के अंदर है, वो बॉडी खुद एडजस्ट कर रहा है। बाहर अगर कोई उसको बर्बाद किया था तो उसको फिर से रीगेन कर रहा है। तो रीगेन करने के लिए जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होता है। चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, स्ट्रेन होता है। अगर लेंथ में लेना है तो डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूम में लेना है तो डेल्टा वी बाई वी, एरिया में लेना है तो डेल्टा ए बाई ए। तो मतलब जो डायमेंशन और शेप बॉडी का जो रिलेटिव चेंज स्ट्रेस की वजह से जो चेंज हुआ तो बाय ओरिजिनल लेंथ, तो इसका यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये लेंथ बाई लेंथ है, एरिया बाई एरिया है। तो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। और ये हर मटेरियल का डिफरेंट होता है, सबसे ज़्यादा होता है माइल्ड स्टील में,
ठीक है ना, मतलब स्टील में ज़्यादा होता है 0.25 से 0.33। नेक्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग अभी पढ़ रहे थे। तो अगर कोई पार्टिकल अपना मोशन जो है रिपीट करता है वो एक फिक्स पॉइंट पे आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल इस तरह से कि कोई मोमेंट पे एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट मोमेंट पे, तो वो हमेशा जो है फिक्स पॉइंट की तरफ ही डायरेक्शन होगा, वो मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी समझ में नहीं आएगा, फिगर देखिएगा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा फिक्स पॉइंट मीन पोजीशन। अब इसको हिला रहे हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं पाइवोट पॉइंट, ठीक है ना। नेक्स्ट सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड, अभी बताए थे आपको 2π√L/G, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग में फ्रिक्शन नहीं है, तो ये 2π√L/G है, स्ट्रिंग बढ़ नहीं रहा है। अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, अब समझ में आएगा। देखिए मोशन जो है नॉन पीरियोडिक होता है और पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक मोशन दो टाइप का होता है, ऑसिलेशन होता है, नॉन ऑसिलेशन होता है। तो अगर ऑसिलेशन कब होता है, दो चीज़ में, जैसे सिंपल हार्मोनिक भी होगा चाहे नॉट सिंपल हार्मोनिक। तो ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक कब कहलाएगा, जब फिक्स पॉइंट के अबाउट ये फिक्स रेगुलर टाइम इंटरवल पे मूव करें। जैसे ये स्प्रिंग है, इसको बांध दिए हैं, हम आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे तो फिर से आगे पीछे करेगा ना। चाहे इसको अगर हम धक्का देंगे इधर तो ये एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन जाएगा, फिर एक्सट्रीम जाएगा, फिर मीन जाएगा, ऐसे ऐसे बनाएगा। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन ये हम अगर हाथ में एक रस्सी लेकर के और एक बांधे कोई स्टोन को रोटेट करें तो ये पीरियोडिक मोशन है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट के अबाउट नहीं घूम रहा है। हम जैसे घुमा रहे हैं वैसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। ये पीरियोडिक है हाँ, लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है। आई कोई धक्का दिया आगे तो नॉन पीरियोडिक हो गया। तो सिंपल हार्मोनिक कौन कौन होगा, ये दोनों, स्प्रिंग वाला और हाँ झूला वाला। तो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में बस यही अंतर है कि वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी हाई होता है, जैसे गिटार है, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी हाई है। तो ये ऑसिलेशन मतलब फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, एक सेकंड में वो कितना बार ऑसिलेट कर गया, ज़्यादा बार ऑसिलेट कर गया। तो इसमें देखिए यहीं पर अभी पढ़ना है कि ये है आपका मीन पोजीशन। अब ये मीन पोजीशन से आप धक्का दिए तो ये आगे चला गया x डिस्टेंस, तो ये उस समय एक्सेलरेशन कितना होगा a। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है। जो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से जितना बाहर गया वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास तो कांस्टेंट है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो फोर्स इक्वल टू होगा kx। कांस्टेंट हटाएंगे तो kx। अगर x डैश ढकेल दिए तो एक्सेलरेशन a डैश हो जाएगा, और a डैश a से ज़्यादा होगा क्योंकि x ज़्यादा हो गया यहाँ। तो बताइए मीन पोजीशन का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा कि एक्सट्रीम पोजीशन का, एक्सट्रीम पोजीशन का, क्योंकि मीन पोजीशन पे तो जीरो होगा, x है ही नहीं। तो मीन पोजीशन पे फोर्स भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे x बढ़ गया तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, फोर्स भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, अब आ जाइए मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड। ये फॉर्मूला होता है, हम इसको डिराइव नहीं कर रहे क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है a cos ओमेगा t होता है, वेलोसिटी a ओमेगा sin ओमेगा t होता है, और एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा t होता है। कुछ नहीं है, खाली डिफ्रेंशिएशन से हो रहा है सारा, ठीक है ना। dx/dt करिएगा तो v आ जाएगा, dv/dt करिएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए क्या है, ये चार चीज़ जो है समझिए कि क्या आप समझाए हुए हैं। यहाँ से यहाँ कोई t टाइम पे जीरो के समय बात हो रहा है, यहाँ से यहाँ गया, ये सेम आर्क लेंथ ट्रेवल किया डेल्टा t टाइम में, फिर डेल्टा t टाइम में ये सेम यहाँ गया, फिर डेल्टा t टाइम में ये सेम यहाँ गया। तो एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, आर्क लेंथ आपका सेम हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, अरे बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे आप एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। जब आप एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन में आप रोटेट करते हुए पूरा ऐसे सर्कुलर पाथ पे अगर रोटेट कर रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन से आप ये मैंने आउटर से आप रोटेट कर रहे हैं, दो चीज़ पढ़े थे, एक हार्मोनिक मोशन अथी पढ़े थे, एक स्प्रिंग वाला पढ़े थे। तो उसमें क्या हो रहा है देखिए, x ज़्यादा, फिर x और ज़्यादा। तो पहले छोटा एरो था, फिर बड़ा एरो हुआ, फिर बड़ा एरो हुआ, तो हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है। लेकिन डेल्टा t सेम है, डेल्टा t टाइम में आर्क लेंथ सेम है हमारा, ये कर्व वाला एरिया से कर्व वाला लेंथ सेम है, लेकिन उसको जब हम इसको इधर
इधर इसको हम कैलिब्रेट करेंगे, मतलब इधर प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा जो है बढ़ रहा है। डेल्टा टी टाइम में इतना चला, अगला बार इतना चला, अगला बार इतना चला, देख रहे हैं। तो यही बता रहा है कि मतलब ओमेगा टी जो होता है वो थीटा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी होता है। तो भी मिनिमम हमारा क्या हो रहा है, अब स्पीड बताइए, धीरे धीरे स्पीड हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि अभी इतना चला था, बाद में इतना कैसे चल गया भाई? स्पीड बढ़ा तभी चला ना, बाद में और ज़्यादा स्पीड चला। तो वही धीरे धीरे जो है, अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन से यहाँ से मीन पोजीशन से इधर की ओर जाएंगे तो स्पीड कमेगा, लेकिन इधर से इधर की ओर जाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना बात? तो ये जो है एंगल होता है। अब बताइए, ये 90 डिग्री पे यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड हो गया है ना, फिर स्पीड इधर से कमने लगेगा, क्योंकि फिर हम इधर से नापेंगे ना। तो स्पीड जो है मैक्सिमम कहाँ पे आएगा? हाँ, तो भी मिनिमम कब होगा? भी मिनिमम का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी ये पोर्शन जीरो हो जाएगा तबे होगा ना, तो साइन जीरो होगा, तो ओमेगा टी जीरो हो गया, मतलब ओमेगा टी जीरो बोलो तो 180 डिग्री, 180 डिग्री में भी जीरो हो जाएगा। तो भी मिनिमम कहाँ पे होगा? ओमेगा टी बोलो तो ये एंगल जो बना रहा है ना, ये, तो ये जो एंगल है या तो 180 डिग्री, यहाँ पे बॉडी रहे तो जीरो होगा और यहाँ पे रहे तो जीरो होगा, ठीक है। अब 90 कब होगा, मैक्सिमम कब होगा भी मैक्स? जब ओमेगा टी 90 पे आ जाए, क्योंकि 90 होगा तो 1 हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग को मैग्नीट्यूड ये मॉडुलस लेना है, बोलो तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस प्लस पे फोकस मत करिए, क्योंकि फाइनली हम लोग वैल्यू देख रहे हैं। तो वैल्यू जो है मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा। तो साइन ओमेगा टी जो है 90 होगा तो मैक्सिमम होगा, चाहे 270 होगा तो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, यहाँ पे आएगा तो मैक्सिमम होगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं इतना बड़ा लाइन बना। तो मैक्सिमम कब आया? जब हाँ 90 है, यहाँ ये 270। तो भी मिनिमम जीरो होता है और मैक्सिमम यहाँ ये साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा, तो माइनस ए ओमेगा। तो हम मॉडुल लेंगे ना, तो मॉड हो जाएगा ए ओमेगा। तो भी मैक्स कितना होता है? ए ओमेगा। उसी आप एक्सप्रेशन भी बता सकते हैं, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है घुमा के लैंग्वेज में। नेक्स्ट, अब आ जाइए टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब ऐसे ही जो बॉडी यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, इक्वल टाइम इंटरवल में, तो ओमेगा एंगल बना रहा है एक बार में, तो पूरे पे घूमने के लिए 2 पाई आएगा उसको, है ना। उसको मतलब 1 डिग्री में ओमेगा एंगल बन रहा है, तो 2 पाई में कितना बनाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा एंगल में 1 बना रहा है, तो 2 पाई एंगल में कितना बनाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा जनरल, ठीक है। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। नहीं याद हो रहा है, फॉर्मूला रट लेना, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ठीक है। जीरो मैक्सिमम देखिए, एंगल भी सेम बनाता है, वहाँ बैक कीजिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में सेम होता है। ये थीटा बनाएगा तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, क्योंकि हमारा ओमेगा टी तीनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो ओमेगा टी ही है, लेकिन ये अल्टर हो जाएगा, एक्स अलग हो जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ घट रहा है। नेक्स्ट, समझ गए? नेक्स्ट, समझ गए? तो आज का लास्ट टॉपिक है वेव्स, ठीक है। वेव्स क्या होता है? कोई भी डिस्टरबेंस जो एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में प्रोपेगेट करा दे बिना मैटर के ट्रांसपोर्ट कराए, वो वेव होता है, ठीक है। बिना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप कोई आदमी कुछ बोला, अब हर एक मीडियम से मीडियम यहाँ से कोई कुछ बोला, अब ये मीडियम इसको ढकेला, ये मीडियम इसको ढकेला, इसी ढकेलते कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन होते यहाँ पहुँच गया। तो मैटर का मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन हमारा एनर्जी का मूवमेंट हो गया डिस्टर्बेंस की वजह से, तो इसको बोलते हैं वेव। तो वेव 2 प्रकार का होता है, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो मैकेनिकल उल्टा
मैकेनिकल वेव जो होता है मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है मैकेनिकल वेव को, तो जिस वेव को मटेरियल का ज़रूरत पड़े सॉलिड, लिक्विड और गैस मीडियम और प्रोपगेशन के लिए, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को हम इलास्टिक वेव भी बोलते हैं। साउंड वेव भी सेम ही है ना? हाँ, साउंड वेव भी मैकेनिकल वेव है, पढ़ेंगे ना आगे। तो ये दो टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। इसको इलास्टिक वेव भी बोलते हैं, याद रखिएगा, जिसको मीडियम का ज़रूरत पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? जब पार्टिकल ऑफ मोशन जो है वाइब्रेट करेगा जिस वेव डायरेक्शन के साथ, जैसे वेव इधर जा रहा है, वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन इधर है, तो उसका पार्टिकल्स जो वाइब्रेट हो रहा है वो भी ऐसे ही ऐसे वाइब्रेट हो रहा है इसी डायरेक्शन में। जैसे आप कुछ बोल रहे हैं, साउंड वेव का एग्जांपल ले रहे हैं, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है और मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल का दो टाइप पढ़ रहे हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जब आप बोलते हैं तो बॉडी का जो हर एक टॉपिक जो है इसको ढकेलेगा, इसको ढकेलेगा, इसी कॉम्प्रेशन होगा, रेयरफेक्शन होगा, इसी पहुँचते पहुँचते कान पे पहुँचेगा। तो वेव का डायरेक्शन और हमारे पार्टिकल्स का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में हुआ, वाइब्रेशन। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो कौन होगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे स्प्रिंग का वेव था, स्प्रिंग जब आप पत्थर मारते हैं कोई पानी में तो कैसे फैलता है, देखें हैं रिपल्स कैसे बनता है, ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है ना धीरे धीरे। तो वेव जैसे जैसे बढ़ रहा है, पार्टिकल्स भी वैसा ही बढ़ रहा है ना। अब एक छोटा सा शांत स्टील वाटर में आप एक पत्थर फेंक दीजिए तो रिपल्स कैसे बनता है? हाँ, तो वही है। तो और या फिर स्प्रिंग्स को ऐसे खींचते हैं हम लोग, तो स्प्रिंग का जो डायरेक्शन है और उसका जो वेव तरतरा रहा है वो भी ऐसा ही जाएगा। तो जो वेव का प्रोपेगेशन और जो आपका क्या बोलते हैं मीडियम का वाइब्रेशन, मतलब मीडियम भी उसी डायरेक्शन में जाएगा और वेव भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, स्प्रिंग का वेव लॉन्गिट्यूडनल है। नेक्स्ट, मैकेनिकल वेव तो पढ़ लिए। नेक्स्ट, उल्टा जाते हैं बार बार आप। ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में उल्टा, वेव का डायरेक्शन जो अगर आगे की ओर जा रहा है और बॉडी ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ठीक है, वेव के मतलब मीडियम का जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर रहा है। देखिए आगे की ओर जा रहा है वेव, फाइनली ऐसे होके बढ़ रहा है आगे की ओर। वेव आगे की ओर बढ़ रहा है लेकिन पार्टिकल कैसे मूवरेट कर रहा है? ऊपर नीचे। तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन नहीं होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन होता है, एक बार कॉम्प्रेस होगा फिर रिलैक्स होगा, तो रिलैक्स हुआ तो रेयरफेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? क्रेस्ट और ट्रफ। नीचे वाले जो पॉइंट है उसको बोलते हैं ट्रफ, ऊपर वाला पॉइंट है उसको बोलते हैं क्रेस्ट। जो मैक्सिमम हाइट ये गेन कर पा रहा है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ये हाइट को। और ये दो कंसेक्यूटिव ट्रफ चाहे दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल स्ट्रिंग्स अंडर टेंशन, धागा जो है जो टेंशन में होता है, जैसे ये गिटार कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। कभी देखो ऐसे लंबा रहता है, इसको टनटना दो, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। तो अब पानी के सरफेस पे जो वेव होता है वो भी, ठीक है, तो ये सब जो है ट्रांसवर्स वेव है। नेक्स्ट, नॉन मैकेनिकल वेव किसको बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको मीडियम का ज़रूरत नहीं है, जैसे लाइट बिना मीडियम को चलेगा, हीट बिना मीडियम का। तो ये कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव को क्या बोलते थे? इलास्टिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको मीडियम का ज़रूरत नहीं है। जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें क्या होता है? फोटोन, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, फोटोन E = h μ, पढ़े हैं ना। तो वेवलेंथ जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 10⁻⁻⁴ से लेके 10⁻⁴ तक होता है। ठीक है, गामा रे से लेकर के इंफ्रासोनिक तक, है ना। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड क्या होता है? जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हुआ एक साइड में इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है, वो एम्पलीट्यूड हुआ, वो हाइट। वेवलेंथ क्या होता है? दो नियरेस्ट पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है सेम फेज में, जैसे मैंने या तो क्रेस्ट या तो ट्रफ, सेम फेज होना चाहिए, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, तो ये देख लीजिए एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, और दो कंसेक्यूटिव सेम फेज है, अपर तो अपर चाहे लोअर तो लोअर, तो ये हो गया वेवलेंथ, लैम्डा से डिनोट करते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है आपका सेंटर वाला, ये अनडिस्टर्ब पोजीशन है, ये पोजीशन डिस्टर्ब नहीं है ना। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स वेव में जो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का जो कॉन्सिक्यूटिव डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ होगा, है ना।
तो ट्रांसवर्स वेव में ये क्रेस्ट और 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट चाहे 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ और नीचे गया तो, और ये कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन बात वही है, खाली नाम बदल है। नेक्स्ट, तो वेवलेंथ समझ गए। नेक्स्ट साउंड वेव के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। तो साउंड वेव अभी बताए थे कि मैकेनिकल वेव है और लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है ना। इसमें भी 3 कैटेगरी हम लोग पढ़ते हैं, ऑडिबल साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है ना। नेक्स्ट 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज अगर है तो वो ऑडिबल होगा फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 सेकंड में कितना वो वेव नंबर ऑफ वेव हो रहा है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हाँ, तो ये ह्यूमन ईयर को सेंसिटिव होता है, ये आप सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है तो ये ऑडिबल है। इंफ्रासोनिक होगा 20 हर्ट्ज से कम, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो अल्ट्रासोनिक है। ये आदमी नहीं सुनता है, लेकिन कुत्ता, बिलाई और ये चमगादड़ और मच्छर ये सब ये सुन लेता है, ठीक है ना। तो इसमें एक टॉपिक पढ़ना है सोनार। सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये करता क्या है, यहाँ से कोई पार्टिकल्स का हम पता कर पाएंगे कि नीचे में कोई ऑब्स्टेकल कितना दूरी पर है। जैसे कि यहाँ से कोई पार्टिकल का ऐसा रे आया, यहाँ से टकराने के पास ही वापस जाएगा, तो हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा रिफ्लेक्शंस फार्मूला से। जितना भी टाइम लगाया आने में, ये जा करके आने में टाइम लगाएगा ना, तो उससे हम डिस्टेंस निकाल लेंगे 2 टाइम करके, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर के ही आएगा। जैसे यहाँ मान लीजिए मछली है, यहाँ मछली है, मछली सी का बॉटम है, कुछ भी है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको टकरा के आ जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि इतना दूरी पे है। जैसे चमगादड़ है चाहे कुछ है, ये सब क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव से भेजता है, अपना आँख का किरण भेजता है, उससे पता चल जाता है कि हमारा शिकार कितना दूरी पे है टाइम के आधार पे, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक वेव से हमारा अल्ट्रासाउंड भी होता है पेट का, तो उस सब यही सोनार टेक्निक से होता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, नेविगेशन में यही सब यूज होता है। अल्ट्रासोनिक का पल्स भेजा जाता है, फिर रिफ्लेक्ट पल्स को इको से सुना जाता है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, तो यही है सोनार, अल्ट्रासोनिक। साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है पढ़ लीजिए। 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। लाउडनेस क्या होता है, उसका इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो साउंड एनर्जी जो हमारे कान में आ रहा है 1 सेकंड में, वो साउंड एनर्जी जो है लाउडनेस से पता चलता है। ये साउंड एनर्जी का जितना भी एम्पलीट्यूड है उस पर डिपेंडेंट है डायरेक्ट। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा लाउडनेस, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये लाउडनेस जो होता है डेसिबल में नापाता है। हमारा आदमी का 95 डेसिबल तक सुन पाएंगे, 95 डेसिबल तक हम लोग सुन पाते हैं। डायरेक्टली एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और सबसे अच्छा जो है, अरे ये फ़ोन का ये 45 डेसिबल है, इससे ज़्यादा हम लोग को नहीं सुनना चाहिए। पिच क्या होता है, पिच होता है फ्रीक्वेंसी। कभी देखे हैं